किसने सीआरपीएफ को गोली चलाने के लिए ऑर्डर्स दिए? उस दिन प्लान कैंडल मार्च, कैंडल प्रोटेस्ट और पीसफुल प्रोटेस्ट का था। अगर कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हुए टीयर गैस चलाता है तो फिर इससे स्टूडेंट्स ने स्टोन पेल्टिंग शुरू की और उससे ये आगे एस्केलेट हुआ। डीएसपी की सारी बातें फॉल्स हैं, गलत हैं। आप उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको एंटी नेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो एक मजाक बन के रह गया है। फरवरी में हम एक कॉन्फ्रेंस पे गए थे जो यूएन और डॉन मीडिया ने ऑर्गेनाइज किया था और वो क्लाइमेट चेंज पे था। अगर इंडिया चाइना के साथ क्रिकेट खेलता है तो क्या सारे इंडियंस एंटी नेशनल हैं? उसमें अगर कॉन्फ्रेंस पे इंसान जाए तो वो क्या बिहाइंड द सीन सिर्फ आईएसआई एजेंट ही हो सकता है? ये कहाँ का लॉजिक है और क्या एविडेंस है उसका? अभी बता रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी यहाँ आ गया। एब्सोल्युटली बॉल्डरडैश, एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड फॉल्स। ओके, एब्सोल्युटली एंड वी कंडेम इट टू द कोर। बार बार एफसीआरए का क्यों जिक्र हो रहा है मीडिया पे? मीडिया को क्या समझना नहीं है कि जानबूझ के उनको एक ही नैरेटिव चलाना है? कहाँ की मैं डेमोक्रेसी है, ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप हमें ये मौका भी नहीं दे रहे हो कि हम अपने आप को दुनिया के सामने डिफेंड कर सकें या अपना सच दुनिया के सामने रख सकें। आपने ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट में हमें रखा हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। अभी लेह में कर्फ्यू का 6वां दिन है। मैं अभी बाहर निकला था कुछ विजुअल्स के लिए। स्थिति वैसी ही है, हालांकि कल कुछ रिलैक्सेशन कुछ घंटों का कर्फ्यू में मिला था। आप भी लेह में मौजूद हैं। कैसा है लेह का माहौल अभी? हम अगर तमाम लोगों को बताना चाहें कि लेह में अभी क्या चल रहा है तो आप इसको कैसे बताएंगे? लेह में जो भी पिछले 6 दिनों में विशेषकर और उससे पहले 4 सालों में चल रहा है वो बहुत ही एक सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेह के लोगों से ज्यादा कोई इतना शांति प्रिय, पेट्रियोटिक, नेशनलिस्ट नहीं है। ये गवाह है हिस्ट्री कि चाहे वो कारगिल का वॉर हो और उसके पहले पहले लद्दाख स्काउट्स हो या एक कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट को जो भारत से प्यार है और जो देशभक्ति है वो मतलब सराहनीय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे रीजन में कर्फ्यू लगाना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी कंडेम इट। सेकेंडली, इस कर्फ्यू का ये कॉज बताना कि यूथ ने प्रोटेस्ट किया, ये सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कंडेम, बिकॉज यूथ उस दिन शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर सीआरपीएफ ने टीयर गैस नहीं चलाई होती तो ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा था, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने हमसे लीव मांग के वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और पिछले 5 सालों में और 10 सालों में जब से ये 6th शेड्यूल स्पेशली चल रहा है, ये हमने देखा है कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो भी अनशन हुए हैं, जो भी पदयात्राएं हुई हैं, वो एब्सोल्युटली गांधीयन तरीके से, एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए हुई हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक युवा पीढ़ी के इंस्पिरेशन भी हैं। उनको लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं प्यार करते या इज्जत करते क्योंकि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो ह्यूमैनिटेरियन है टू स्टार्ट विद। उनको लोगों के दर्द का पता होता है। उन्होंने अपना करियर, जो कि वो फॉरेन में जाके भी रह सकते थे, बचपन में ही उसको इंजीनियरिंग से कन्वर्ट करके एजुकेशन में वो आए क्योंकि उनको युवा पीढ़ी की दर्द थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ग्रास रूट लेवल में एजुकेशन पे काम करने में बिताई। जिस इंसान का लाइफ का मकसद ही हो कि वो युवा पीढ़ी को आगे ले जाए, इंस्पायर करे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों करवाएगा और उस पर ये क्यों दोष दिया जा रहा है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर सीआरपीएफ ने उस दिन टीयर गैस नहीं चलाई होती और ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई होती तो ये कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता था। तो इसीलिए ये बहुत एक दुर्घटना, मतलब इतनी ये सैड है ये सिचुएशन कि आप अच्छे खासे एक शांति प्रिय जगह को, जो कि हमेशा से ही पेट्रियोटिक और शांति प्रिय रहे हैं। तो फिर ये 24 तारीख को जो हिंसक प्रदर्शन हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली जाती है, 70 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं,
जब डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो नेपाल का जिक्र करते हैं, बांग्लादेश का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन का मिस्टर वांगचुक का जिक्र करते हैं। आखिर ये सारी चीजें आई कैसे? और ये मिस्टर वांगचुक सारी से की जब मैं सारी। जी। जी प्लीज कंटिन्यू मैम। नहीं, जो भी स्टेटमेंट्स डीएसपी ने कही हैं वो बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। Not just me, but each and every person in Ladakh condemns those allegations because जैसे मैंने कहा कि ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है किसी को ब्लेम करने का, किसी को फ्रेम करने का, ताकि जो उनकी मनमानी है वो वहां कर सकें। जैसा मैंने पहले भी कहा, एक इंसिडेंट जो आपने देखा, उसके पीछे 5 साल के पीसफुल प्रोटेस्ट देखिए। जो इंसान वो पाथ फॉलो कर रहा है वो ये कभी नहीं होने देगा। ये जो भी हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसमें सीआरपीएफ को, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने सीआरपीएफ को गोली चलाने के लिए ऑर्डर्स दिए? अपने ही लोगों पे, अपने ही सिटीजन्स पे कौन गोली चलाता है? स्पेशली ऐसे इलाके में जहां कभी भी कोई भी हिंसा पूर्वक प्रदर्शन नहीं हुआ है। उस दिन भी आपका क्वेश्चन जब हमने थोड़ा मैं डीजीपी सही। से ये सवाल पूछा था मैम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्या एक मिनट, सेल्फ मैं प्रोटेक्शन। नहीं, मैं पहले आपका क्वेश्चन जो था मैं उसमें थोड़ा उसको चेंज करना चाहूंगी। आपने जो कहा हिंसा पूर्वक प्रदर्शन, प्रदर्शन हिंसा पूर्वक नहीं था शुरू में। बहुत सारी वीडियोस आई हैं जिसमें लोग शांति से बैठे हुए थे। उस दिन प्लान कैंडल मार्च, कैंडल प्रोटेस्ट और पीसफुल प्रोटेस्ट का था। अगर कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हुए टीयर गैस चलाता है तो फिर इससे स्टूडेंट्स ने स्टोन स्टोन पेल्टिंग शुरू की और उससे ये आगे एस्केलेट हुआ। ये बिल्कुल भी इसके पीछे ये था ही नहीं कि ये हिंसा पूर्वक हो। और सोनम वांगचुक इंस्टिगेट तो दूर की जगह, वो इसके बारे में उनको पता भी नहीं था। वो एक दूसरे पार्क में थे जहां पर उनका अनशन चल रहा था। और डीएसपी जो भी कह रहे हैं उनका तो ये एजेंडा है ना। उनको सिक्स शेड्यूल किसी हालत में देना नहीं है। उसको उनको किसी ना किसी चीज को, सिचुएशन को, क्या किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग को, इंसान को उनको एक स्केपगोट बनाना है, ये नहीं करने का। तो हम तो डीएसपी की सारी बातें फॉल्स हैं, गलत हैं। और आप भी जानते होंगे, और हर वो मीडिया चैनल जो इसको गलत वे से पोर्ट्रे करता होगा, वो अगर रात को अपने जमीर को पूछेंगे तो सबको ये पता है कि इसमें किसका हाथ है और ये कौन करवा रहा है। और ये बिल्कुल ना लद्दाख के लोग, ना लद्दाख के यूथ और ना लद्दाख के सोनम वांगचुक इसके पीछे हैं। क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से लद्दाख में हूँ और कभी भी ना हमें कार को लॉक करने की वहां जरूरत पड़ती है, ना वहां घरों को लॉक करने की जरूरत पड़ती है। वहां पर बिल्कुल जीरो के बराबर क्राइम रेट है। कौन सी ऐसी स्टेट है, मुझे आप बताइए, जहां पर क्राइम जीरो हो? और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर साल दलाई लामा जैसे लोग आते हैं जिनको बुद्धिस्ट, मुस्लिम सब इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, जो यहाँ पर कंपैशन की बात करते हैं और सब ये अपनी लाइफस्टाइल में इसको यूज करते हैं, ये कंपैशन की फिलॉसफी को। तो मैंने अपनी जिंदगी में वहां पर ऐसा कभी नहीं देखा, और ना ही भारत ने लद्दाखी आर्मी का या लद्दाखी लोगों का कभी भी एंटी नेशनल होने का कुछ भी सबूत देखा हो, या कभी भी कुछ वहां वायलेंस का माहौल देखा हो आज तक। तो फिर मैं जब डीजीपी से हमारा सवाल था कि आपने जो है इस हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए बुलेट्स का इस्तेमाल क्यों किया, उनका ये कहना था कि हम हाथ बांध करके खड़े रहते, हम मर जाते। दूसरा सवाल मैम, एफसीआरए के वॉयलेशन को लेकर के देखा गया, उसकी जांच की गई एनजीओ से, और अब एनएसए लगाना, कैसे इन सारी चीजों को देखती हैं? और जब हम मिस्टर वांगचुक का इंटरव्यू कर रहे थे, और मैं इन पर्सन इंटरव्यू करने वाला एकमात्र जर्नलिस्ट था जब से ये इंसिडेंट हुआ, मैं जब मिस्टर वांगचुक से मिला तो ही सेड कि आई एम रेडी टू बी अरेस्टेड। मैं इनवाइट करता हूं पुलिस को कि आए मुझे गिरफ्तार करें। तो क्या उन्हें मालूम था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है? क्योंकि वो बता भी रहे थे कि कुछ केस उनके खिलाफ बनाया जा रहा है। क्या उन तक कुछ ऐसी भनक थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो डीएसपी सर का हम जो कह रहे हैं कि हम ऐसे बैठे रहते, तो ये जो इंसिडेंस हुआ जहां पर उन्होंने बुलेट चलाए, ये उनका फेलियर है कि सेफ्टी नहीं मेंटेन कर सकना।
और वो कोई टेररिस्ट के साथ नहीं डील कर रहे थे, बहुत पीसफुल, बहुत अच्छे लद्दाखी यूथ के साथ डील कर रहे थे, जिन्होंने, बहुत सारे वीडियोस हैं जो खुद, जो घायल सीआरपीएफ थे उनको वो पानी पिला रहे थे। तो ये प्लीज मत कहिए कि हमने बुलेट चलाई क्योंकि हम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे। आपकी बुलेट चलाना आपकी फेलियर है, सबसे बड़ी फेलियर है डीएसपी और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की, जो इसको कंटेन पीसफुली नहीं कर सके। तो ये मेरा जवाब है उनको कि हमने गोलियां पीस के लिए की नहीं, ये बिल्कुल गलत है और हम सब इस बात को कंडेम करते हैं। और सेकेंडली, आप बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ रहे हैं, एक एक करके पूछे तो मैं आपको बहुत डिटेल में जवाब दे सकती हूँ। स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, आज की दुनिया में इतनी पोलराइज दुनिया है जहां कोई ट्रूथ के लिए नहीं खड़ा है, कोई किसी ना किसी पार्टी या किसी ना किसी आइडियोलॉजी के पीछे भाग रहा है, तो वहां स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो मैंने पहले भी बहुत सारे मीडिया चैनल्स को डिटेल में मैं समझा चुकी हूँ, और हमारे पास सारे पेपर्स भी हैं। और मैंने, जो भी एमएचए के रिप्रेजेंटेटिव आना चाहते हैं प्राइम टाइम पे, सबके सामने, पूरे भारत के सामने, किसी भी न्यूज चैनल पे, तो हम आके कहने को तैयार हैं कि ये सब कैसे गलत है, एलिगेशंस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एविडेंस। तो आप एफसीआरए के बात कर रहे हैं, तो एफसीआरए फर्स्ट ऑफ ऑल हयाल का था ही नहीं, क्योंकि जब हमने अप्लाई किया तभी सोनम ने अपना अनशन शुरू किया था, और ये हमें एफसीआरए की धमकी दे रहे थे कि अगर आप ये करते रहेंगे तो हम आपको एफसीआरए नहीं करके देंगे। तो सोनम ने कहा हमें नहीं चाहिए एफसीआरए, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंसी, लोकल सेल्फ सफिशिएंसी पे चलते हैं। हम उन बहुत कम एनजीओज में से आते हैं जो सिर्फ फंडिंग पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि हम एक किसी इशू पे काम करते हैं और हम अपने फंड्स खुद जनरेट कर सकते हैं, और हम एफसीआरए के बिना, या हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोनम जिस वैल्यू के लिए खड़े थे, जो कि लद्दाख में डेमोक्रेसी, इसमें इतनी आर्ग्यूमेंट हो क्यों रही है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले बीजेपी को ये आंसर देना चाहिए कि आप नंबर वन, जिस मैनिफेस्टो पे आप जीतते हो, आप वो क्यों नहीं करते हो। ये पहले हमें बस बस इसका वो आंसर दे देना कि अगर इतना ही डेवलपमेंट का इशू था, या प्रोटेक्शन का इशू था, या जो भी अभी वो मनगढ़ंत चीजें बता रहे हैं, तो जब इलेक्शन मैनिफेस्टो लिखने का टाइम आया था तब नंबर वन में 6 शेड्यूल लिखा क्यों था? लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट बटोरने के लिए सिर्फ। और उसके बाद अभी क्या हो रहा है? पहले तो वही आंसर दे देना कि जिसके, इट्स लाइक आपने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया, आपको आंसर देना चाहिए ना कि क्यों आपका चेक बाउंस हुआ, कि जिसका जो बेनिफिशियरी था उसको आंसर देना चाहिए कि उसका चेक क्यों बाउंस हुआ। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे आप ये बताइए। बार बार हमें क्यों पूछा जा रहा है कि सोनम 6 शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे हैं, हम जस्ट गवर्नमेंट को याद दिला रहे हैं कि जो आपका नंबर वन मैनिफेस्टो था, जिस पर हमने आपको जिताया, लद्दाख के लोगों ने, आपने वो ही नहीं किया 5 साल, और दूसरी इलेक्शन एमपी की भी आके चली गई, और अभी हिल काउंसिल की भी इलेक्शन आ गई है। दोनों इलेक्शंस में आपने नंबर वन, नंबर टू में आपके टॉप एजेंडास थे लोगों को कहने के लिए कि हम आपको 6 शेड्यूल देंगे। तो सोनम तो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहे हैं। पिछली बार भी वो गवर्नमेंट को ये समझा रहे थे कि अगर आप इस पे अमल नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे, और वो सही निकले। पिछली बार एमपी इलेक्शन में बीजेपी हार गया। अभी वो दोबारा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये हिल काउंसिल इलेक्शन भी हारोगे, क्योंकि अगर आप लोगों के दिल की बात जो है वो चाहते हैं आप नहीं करोगे। तो उनको विलन क्यों बनाया जा रहा है इसके लिए? वो तो वेल विशर होने चाहिए। अकबर के कोर्ट में जो नवरत्न थे, वो अकबर को यस मैन नहीं थे, वो थे जो उनको सही मिरर दिखा सकते थे। अगर उनके, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारे सहृदयी हो, हमारे अच्छे क्रिटिक्स हो, जो हमें सही रास्ता बताएं। तो गवर्नमेंट को सोनम को अपना सहृदयी मानना चाहिए, अपना एक वेलविशर मानना चाहिए, अपना एक अच्छा क्रिटिक मानना चाहिए, जो उनको पिटफॉल में गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये नहीं करके, बिना ये समझे और कुछ उसके लिए, ना लद्दाख के लिए, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ, ना शिक्षा करके आप उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको एंटी नेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो एक मजाक बन के रह गया है। जो इंसान सारे जनरल्स, कोर कमांडर्स, आर्मी ऑफिसर्स के साथ उठता बैठता था, जिनको आर्मी भी प्यार करती थी, और जो आर्मी के लिए इतना हार्डवर्क
करके उनके लिए, जवानों से लेके ऑफिसर्स के लिए जो सोलर शेल्टर्स बनाते थे ताकि वो कंफर्टेबली रहें, किस एंगल से वो आदमी एंटी नेशनल हो सकता है? जो आदमी चाइना को बॉयकॉट कर रहा था, चाइना की जब यूटी गवर्नमेंट था लद्दाख में, जब चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा था, तब यूटी गवर्नमेंट ने चाइना के टैबलेट्स खरीदे थे। उनको आंसर देना चाहिए कि जब चाइना के साथ वॉर चल रहा है तो वो क्यों चाइनीज टैबलेट्स खरीद रहे थे? सोनम तो तब एंटी चाइना की बात कर रहे थे कि नॉट विद बुलेट बट विद वॉलेट वी हैव टू फाइट देम। तो ऐसा इंसान कैसे एंटी नेशनल हो सकता है? और कोई स्किजोफ्रेनिक तो होता नहीं है कि चाइना के साथ वो नेशनलिस्ट होगा और पाकिस्तान के साथ एंटी नेशनलिस्ट होगा। अब रही पाकिस्तान की बात, फरवरी में हम एक कॉन्फ्रेंस पे गए थे जो यूएन और डॉन मीडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, और वो क्लाइमेट चेंज पे था। तो अगर इंडिया चाइना के साथ क्रिकेट खेलता है तो क्या सारे इंडियंस एंटी नेशनल हैं? या सारे क्रिकेटर्स एंटी नेशनल हैं? या जो क्रिकेट की बॉडीज हैं वो एंटी नेशनल है? वैसे ही एक कॉन्फ्रेंस है जो कि गेम से के जितना ही इम्पोर्टेंट है फॉर रिलेशंस, क्योंकि जो हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं वो हिमालय पे है, वो एक थर्ड पोल है, एक एंटिटी है जो चाइना 8 हिंदू कुश कंट्रीज को जो पानी देता है, बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान सब उसमें है। तो उसमें अगर कॉन्फ्रेंस पे इंसान जाए तो वो क्या बिहाइंड द सीन सिर्फ आईएसआई एजेंट ही हो सकता है? ये कहाँ का लॉजिक है और क्या एविडेंस है उसका? और अभी बता रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी यहाँ आ गया, तो ये भी एमएचए को आंसर देना चाहिए कि क्यों प्रोटोकॉल हुआ, डीजीपी ब्रीच हुआ ने प्रेस सेफ्टी। कॉन्फ्रेंस में मैम कहा है कि पाकिस्तानी पीओए वाज इन कनेक्शन विद मिस्टर वांगचुक, उसको गिरफ्तार किया गया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली balderdash, absolutely wrong and false. Okay, absolutely, and we condemn it to the core, because my question is this: a person who is working for environment, who's working for army, who has given up his career to work at the grassroots level for the youth, who is recognized by the world, by India, forget the world and India, इस very government ने हमें एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिस्टर आर के सिंह जब एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने हयाल को फर्स्ट प्राइज दिया टू मेक पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स, जो कि आर्मी यूज कर रही है। इसी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्या पहले क्या था फिर, अंधी थी? इनको दिखाई नहीं दे रहा था किसी एंटी नेशनल को अवार्ड दे रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्कॉच अवार्ड दिया फॉर आइस टूपर्स, तब नहीं दिखाई देता था कि ये एंटी नेशनल था? इतना वीक है इनका इंटेलिजेंस सिस्टम, और अभी सडनली दिख गया ये एंटी नेशनल है क्योंकि यही एक आदमी है जो इस मूवमेंट को आगे ले जा रहा है और ये फेस है इस मूवमेंट का। पर ये मत समझिए कि सिर्फ सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल चाहते हैं, पूरी लीडरशिप सोनम वांगचुक के पीछे है, हर लद्दाखी सोनम वांगचुक के पीछे है, और पूरा देश सोनम वांगचुक के पीछे है, क्योंकि वो जस्ट लोगों की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाते आ रहे हैं। वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव हैं इसकी। ये लोग सोचते हैं कि उनको हम चारों तरफ से फ्रेम करेंगे, उनका इमेज खराब करेंगे तो ये मूवमेंट को वो बिगाड़ सकते हैं। नहीं, ये मूवमेंट हर इंसान के दिल में है। और मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ और आपके सारे दर्शकों को कि 6 शेड्यूल एंटी डेवलपमेंट नहीं है। 6 शेड्यूल ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट को वहां लोग कुछ करने नहीं देंगे। 6 शेड्यूल जस्ट ये कहता है कि कोई भी रीजन में डेमोक्रेसी होना इम्पोर्टेंट है, और जो एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है या जो ट्राइबल एरिया है उसके अपने तरीके होते हैं। आपका डेवलपमेंट वहां का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे अभी कितनी गलतियां यूटी कर चुकी है पिछले 5 सालों में। अभी उन्होंने एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगाया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि एक बिल्कुल गलत टेक्नोलॉजी है लद्दाख के लिए, जो कि मैं आपको बताती हूँ कैसे। लद्दाख को सदियों से कॉम्पोस्ट टॉयलेट यूज करते आए हैं क्योंकि वो एक डेजर्ट है, वहां पानी नहीं है। आप एक फ्लश में 6 लीटर पानी आप यूज करते हैं, वहां पर 20 लीटर पानी से एक फैमिली पूरा दिन गुजारा करती है। तो वहां ये लग्जरी नहीं है कि आप फ्लश टॉयलेट लगाओ और 6 लीटर एक फ्लश में आप डालो। तो वहां पर सदियों से जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स है, जो ये गवर्नमेंट बात करती है और जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम भी फॉलो करते हैं, ये जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स यही कहते हैं कि हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को नहीं यूज करें, पर जो सदियों से वहां पर चल रही है प्रथा, उसी को कैसे हम आगे ले जाएं इनोवेशन के द्वारा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जो कॉम्पोस्ट टॉयलेट है वो वहां आपको फ्लश करने की जरूरत नहीं होती।
वहां आप सॉइल करते हो वेस्ट को, और 1 साल के बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ह्यूमैन्योर कहते हैं। तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व होती है। ना आपको फ्लश करना पड़ता है पानी, क्योंकि डेजर्ट है, वहां पानी है ही नहीं, पीने के लिए नहीं है। सेकेंडली, वहां ग्रीनरी नहीं है जहाँ मल्चिंग हो और सॉइल बेटर हो। तो ये जो आप ह्यूमैन्योर है, इससे आप सॉइल को भी फर्टाइल करते हो, और आपको सीवरेज को उठा उठा के किलोमीटर दूर भी ले जाना नहीं पड़ता, और उसको बड़े बड़े करोड़ों रुपए ट्रीटमेंट प्लांट भी सेटअप नहीं करने की जरूरत है। इसको जो एसटीपी वहां सेटअप किया गया है, वो इतना एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। यूटी गवर्नमेंट का सारा उसका जो वेस्ट है वो विलेजेस में जा रहा है। तो सोनम वांगचुक का बस यही कहना है कि 6 शेड्यूल से और डेमोक्रेसी से, लेजिस्लेचर से, वहां के लोग खुद डिसाइड करेंगे कि वो किस टेक्नोलॉजी से आगे जाना चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आप उनकी आवाज सुनिए। आप बाहर से आके अपने आइडियाज मत थोपिए, और अपने आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट मत थोपिए। बस यही है जो 6 शेड्यूल कह रही हो। इसमें गलत क्या है? एक डेमोक्रेसी आप कहते हो, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज, और एक लद्दाख जैसे इतने सेंसिटिव एरिया में, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, जियो पॉलिटिकली सेंसिटिव है, पाकिस्तान और लद्दाख दोनों तरफ वो टच करता है, सेफ्टी के हिसाब से इतना सेंसिटिव है। तो वहां पर आप लोगों को साथ लेके क्यों नहीं चलोगे? कौन एंटी डेवलपमेंट है? जिस सोनम से ज्यादा प्रोग्रेसिव कोई नहीं है। 35 साल पहले जब किसी को पता भी नहीं था कि फोटोवोल्टेक्स इंडिया में, तब सेक्मॉल जैसे दूर दराज के इलाके, लद्दाख ऑफ ग्रिड कैंपस था जहां पर फोटोवोल्टेक्स थे। आज जो कनाडा और अमेरिका को पता नहीं है कि बिना फॉसिल फ्यूल के आप गर्म रख सकते हो अपने कमरे -20 में, वो टेक्नोलॉजी सोनम ने इनोवेट की है। तो वो किस एंगल से वो प्रोग्रेसिव या डेवलपमेंटल नहीं है, मुझे ये बताइए। पर बिना, मैं वहां 10 सालों से रह रही हूँ, और मुझे अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि लद्दाख का कल्चर क्या है, वहाँ की फिलॉसफी क्या है। वहां पर बहुत लोगों ने काम किया है लोगों के साथ मिलके, और यहाँ पर आप 2-2 सालों के लिए एक एक गवर्नर चेंज कर रहे हो, एक एक कमिश्नर चेंज कर रहे हो, जिनको कुछ पता है नहीं वहाँ ग्राउंड लेवल, और वो पॉलिसीज बना रहे हैं वहाँ, बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म लद्दाख के इंटरेस्ट में नहीं है। सोनम जैसे इंसान को के सारे इनोवेशंस गवर्नमेंट यूज तो कर रही है। चाहे वो एग्रीवोल्टिक का हमारा प्रोजेक्ट हो, जहां सोनम ने फोटोवोल्टिक्स के नीचे घास उगाने के लिए एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप बनाया है हयाल में, ताकि गवर्नमेंट उसको स्केल अप कर सके, ताकि चांगतांग में जब वो गाइगावॉट्स ऑफ पावर लगाए, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट ना हो हर्डर्स का। इनफैक्ट हर्डर्स इसको वेलकम करें, ताकि उनको नीचे से फॉडर मिलता है। तो ऐसे इनोवेशन सोनम करते हैं जो कि डेवलपमेंट को एक हार्ट देता है। नो, डेवलपमेंट को एक एम्पथेटिक डेवलपमेंट हमें चाहिए, माइंडलेस और कैपिटलिस्टिक और प्रॉफिटियरिंग वाली नहीं डेवलपमेंट चाहिए। हमने बुरा हाल करके ऑलरेडी रखा हुआ है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो अभी नॉर्थ ईस्ट हो। एक जगह है जो सुंदर है, जो पूरा भारत वहाँ और वर्ल्ड वहाँ आता है, तो उसको हम एटलीस्ट ऐसे डेवलप करें कि डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्ट्रक्शन। कैन देयर बी अ डेवलपमेंट? सोनम का बस यही क्वेश्चन है कि क्या एक ऐसा डेवलपमेंट पॉसिबल है जो कि विन विन हो। नहीं तो हर जगह हम्म। हमें डेवलपमेंट इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन ही दिखता है। तो इसीलिए 6 शेड्यूल का होना जरूरी है। नहीं तो हम ऐसे पॉलिसीज वहां बनाएंगे जिनमें लोगों का से नहीं होगा, लोगों का कोऑपरेशन नहीं होगा, और लोगों का जो पिछले हजारों सालों की विजडम है उसमें, वो उन पॉलिसीज में एम्बेड नहीं होंगी। अगर हम ट्रूली इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को आगे ले जाना चाहते हैं, तो लद्दाख में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है, एंड नॉट अ यूटी विच टेक्स डिसीजंस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। जब से मिस्टर वांगचुक को डिटेन किया गया है, एनएसए स्लैप किया गया है, अब तो वो जोधपुर जेल में हैं। क्या आपका किसी तरीके से उन तक कनेक्ट हो पाया है लॉयर के थ्रू, या फिर किसी और कनेक्शन की अगर हम बात करें? और जब उन पर एनएसए लगाया गया तो आपको क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया थी? दूसरा सवाल कि जब पुलिस पहुंची मिस्टर एक वांगचुक को मिनट, डिटेन करने। अमृत अमृत जी, पहले मैंने पहला क्वेश्चन खत्म नहीं किया था। आपने एफसीआरए पे क्वेश्चन किया था। तो एफसीआरए हमें नहीं दिया गया,
क्योंकि वो एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक था हयाल को। और अभी जिन फॉरेन फंडिंग की लोग बात कर रहे हैं, वो फंडिंग नहीं है, वो इनकम है। एफसीआरए चाहिए होता है जब आप डोनेशंस ले रहे हो। और ये जो फंडिंग की आप बात कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, जो कि एक वैलिड गवर्नमेंटल लीगल टेक वो है, जिसके थ्रू आप अपने रिसर्च को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये यूएनडीपी जैसे, स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एफएचएनडब्ल्यू जैसी स्विस यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं, जिसकी बाकायदा सर्विस एग्रीमेंट्स हैं, जो कि बाकायदा सीबीआई के जो इंस्पेक्टर आए थे मिस्टर विशाल गुप्ता जी, उनको दी गई हैं। ही वॉज कन्विंस्ड कि इसमें कोई वायलेशन नहीं है। तो ये बार बार एफसीआरए का क्यों जिक्र हो रहा है मीडिया पे? मीडिया को क्या समझना नहीं है कि जानबूझ के उनको एक ही नैरेटिव चलाना है? अगर आप क्यों नहीं ये समझ पा रहे हैं लोग और मीडिया जो इसको उछाल रहे हैं, पहले तो आप खुद पढ़िए, समझिए एफसीआरए होता क्या है, और ये देखिए कि वो डोनेशन था कि इनकम था। और ये तो इसको शेमफुल बनाने के बजाय इसको तो ऑनरेबल मेंशन मिलना चाहिए कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसकी रिसर्च को दुनिया भर के लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जैसी जर्मन यूनिवर्सिटीज में आइस्तूपा पे एमफिल मास्टर्स में थीसिस लिखी जाती हैं, रिसर्च होती है? क्या आपको पता है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक म्यूनिक, क्रातेर, एफएचएनडब्ल्यू, ये सब का हमारे साथ एमओयूज है, जिससे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जिनकी टेक्नोलॉजी बाहर जाती है। इंडिया इज अ नेट इम्पोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी इसको सराहने की जरूरत है कि एक ऐसी एक संस्था है जिसकी जो इनोवेशन है उसको दुनिया भर में अवार्ड ही नहीं मिल रहे, चाहे वो रोलेक्स अवार्ड हो या दूसरे, पर बाहर की यूनिवर्सिटीज उसको सीख के उसको फॉलो करना चाहती हैं। इसको हाईलाइट करिए। और ये एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है जो कि एक इनकम है, जिसके लिए एफसीआरए नहीं चाहिए होता है। बहुत सारी इंडियन कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज बाहर की उसके साथ बिजनेस करती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एक दूसरे के साथ अपना रिसर्च शेयर करती हैं। और कोई उस रिसर्च के लिए अगर पे कर रहा हो तो ये एक अच्छी बात है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली, क्या आप पूछ रहे थे? और एक किसी मैंने वायलेशन पूछा के कि बारे में आप पूछ रहे थे। एनएसए, मैंने ये पूछा था मैम कि एनएसए स्लैप करने के बाद और मिस्टर वांगचुक के डिटेंशन के बाद क्या आपका किसी तरीके से मिस्टर वांगचुक से संपर्क हो पाया है थ्रू योर लॉयर और किसी तरीके से? और मेरा सवाल ये भी था कि जब मिस्टर वांगचुक को डिटेन किया गया तो किस तरीके से डिटेन किया गया? क्या कुछ बताया गया उनको कि एनएसए के तहत उनको उनका डिटेंशन किया जा रहा है, उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, और आप तक ये जानकारी कैसे पहुंची? तो सोनम वांगचुक तब अपने गांव में थे। मैं हयाल में थी। मैं फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को मिलने गए हुए थे, और मैं हयाल का बहुत सारे ये सब संभाल रही थी। तो लेकिन मुझे ये पता है कि पूरा घर को वहां छान मारा था। और कुछ लोग तो 5 से 10 लोग घर के अंदर थे, लेकिन 100 के जैसे जो थे पुलिस, वो बाहर रोड पे थे। और मुझे 4 बजे ये खबर मिली जब इंस्पेक्टर रिग्जिन ग्युरमेट, जो कि लद्दाख में है, जिन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि उनको डिटेन किया गया है। जब मैंने पूछा कि हमको एफआईआर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अरेस्ट नहीं है, उनको डिटेंशन हुआ है। तो मैंने डिटेंशन ऑर्डर का पूछा, तो उन्होंने कहा कि आज वो जैसे ही जोधपुर में लैंड होंगे, उनके साथ जो एएसपी थे मिस्टर शुक्ला, वो मुझे कॉल करेंगे और उनसे बात करवाएंगे, और क्या हमारी लीगल राइट्स है ये भी बताएंगे। लेकिन आज चौथा दिन खत्म हो रहा है और अभी तक ना उनसे कोई कॉल आया है, ना कोई फॉर्मल डिटेंशन ऑर्डर हमें दिया गया है, और ना हमें पता है कि वो वहाँ किस हाल पे हैं। क्या आपने फिर संपर्क करने का प्रयास किया अपने एडवोकेट के माध्यम से, या फिर जो इंस्पेक्टर यहाँ पर आपसे बात कर रहे थे उनसे आपने फिर संपर्क करने का प्रयास किया? हाँ, उनसे बहुत बार उनको कॉल किया, मैसेज भी छोड़ा, लेकिन ना वो कॉल उठा रहे हैं और ना वो कॉल बैक कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ कर्फ्यू है, बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। और आपने भी कल ये एक्सपीरियंस किया कि आपको
आप जब अंदर आए तो आपके पीछे पीछे सीआरपीएफ भी हमारे कैंपस में आ गई। तो एक तो ये कहाँ की मैं डेमोक्रेसी है ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए जा रहे हो जो कि बिल्कुल गलत, बेबुनियादी, फॉल्स एलिगेशंस वाला है, और आप हमें ये मौका भी नहीं दे रहे हो कि हम अपने आप को दुनिया के सामने डिफेंड कर सकें या अपना सच दुनिया के सामने रख सकें। आपने ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट में हमें रखा हुआ है, जिसको कि कोई भी आता है जाता है उनको क्वेश्चन किया जाता है। कल हमारे स्टाफ और स्टूडेंट को पकड़ के ले गए और पुलिस कस्टडी में रखा ओवरनाइट, और बहुत सारे और युवाओं को बिना वजह पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये करना क्या चाहते हैं वहां पर? एक अच्छे खासे पीसफुल एरिया को एक ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी ये होती है कि डायलॉग हो और डिस्कशन हो और बेशक डिबेट हो, पर ये ऑप्रेसिव यूज ऑफ पावर इज नॉट डेमोक्रेसी। दिस हैज टू बी नोन। ऑप्रेसिव जो पावर यूज करके एक सिचुएशन का दमन करके ये कहा डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं होती, स्पेशली स्पेशली ऐसे रीजन में जिसका कोई वायलेंस का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और ऐसा इंसान जिसका पिछले 5 सालों से कंप्लीटली पीसफुल प्रोटेस्ट का जिसका वो रहा हो record. तो ये absolutely we condemn it, and it has to be revoked. There cannot be a curfew to this thing. If you have done something wrong, if CRPF has bullet चलाया है, तो आप डर के शायद ये कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से एक प्यारे से पेट्रियोटिक और अच्छे रीजन को जो कि इतना सेंसिटिव है पॉलिटिकली इकोलॉजिकली, उसको नरक मत बनाइए। एक अंतिम सवाल मैम, जब से मिस्टर वांगचुक का डिटेंशन हुआ है, आज चौथा दिन है, उनके फॉलोअर्स का और उनको ट्रोल करने वाले लोग तमाम चीजें लिख रहे हैं। उनके फॉलोअर्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? वो कैसे मिस्टर वांगचुक को परसीव करें? और जो मिस्टर वांगचुक करना चाहते थे, अब तो फिलहाल वो जेल में है, उन पर एनएसए लगाया जा चुका है, वो कब बाहर आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उनका जो आइडिया है और वो जो करना चाहते थे, वो अब कैसे आगे बढ़ेगा? उनके फॉलोअर्स के लिए एक मैसेज, और इस बारे में आपका जवाब। जो भी सोनम के लिए गलत सोच रहा है, वो जस्ट उनकी उस इंसान की या उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंटल एवोल्यूशन और कॉन्शियंस को दर्शाता है। क्योंकि जो भी सोनम वांगचुक की लाइफ को समझेगा और पढ़ेगा, उसको ये ब्लैक एंड व्हाइट में समझ आएगा कि जो इंसान अपनी अपनी पूरी लाइफ भारत के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, एजुकेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए दी, वो किसी भी एंगल से एंटी नेशनल नहीं हो सकता, और एनएसए उसके ऊपर थोपा जा ही नहीं सकता। वो किसी भी एंगल से नेशन की सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। वो हर एक के लिए एक इंस्पिरेशन है। उसकी जिंदगी से, उसके ऑर्गेनाइजेशंस से पूरी इंडिया और पूरा वर्ल्ड सीख सकता है। और मैं जस्ट यही कहना चाहूंगी कि सारे हमारे जो समर्थक हैं पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ कि आप हमारे साथ इस घड़ी में खड़े हैं और आप सोनम के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी नेसेयर्स हैं और जो भी उनके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, मैं बस उनको यही कहूंगी कि अपनी जमीर में झांकिए। ऊपर भगवान है और ये नवरात्रि चल रही है जहां पर हमेशा सच की विजय हुई है। शक्ति इंडिया है जो कि दुर्गा है, और वो कभी भी झूठ को जीतने नहीं देगी। और भारत का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है सत्यमेव जयते। वो किसी पार्टी को नहीं देखता, किसी इंसान को नहीं देखता, वो जस्ट देखता है कि जो सत्य के साथ खड़ा है वो ही फाइनली विजयी है। थैंक यू।